नमस्कार दोस्तों। देश में आरक्षण हटाओ का नारा बहुत ज्यादा तेजी से गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे भविष्य को खराब होने से बचा लीजिए और इस आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर दीजिए। एक तरफ के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी भी सूरत में इस आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। लोगों की तरफ से कुछ नारे भी दिए गए हैं कि पहले जातिवाद को हटाइए और उसके बाद आरक्षण को हटाइए। कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन लाने से पहले वन नेशन वन एजुकेशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ बातें ये भी निकल के आई है कि जब आरक्षण की बैसाखी केवल 10 साल के लिए दी गई थी तो इसे अब तक ढोने की कहां जरूरत आ रही है। तो इसकी हकीकत भी जानेंगे। क्या वाकई में आरक्षण केवल 10 साल के लिए दिया गया था या फिर कुछ और ही बात है। और सबसे बड़ी बात, आरक्षण की कहानी कोई 1950 से शुरू नहीं होती है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर से शुरू नहीं होती है, बल्कि आरक्षण की कहानी कई वर्ष पहले शुरू हो गई थी। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और उसके बाद आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप आरक्षण को लेकर क्या सोचते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अंजलि जोशी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के पोस्टर आए दिन आपको सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे होंगे कि आरक्षण को हटाओ, देश को बचाओ, नहीं चाहिए जातिवाद, चाहिए केवल योग्यता का अधिकार। इस प्रकार के नारे की गूंज दिखाई दे रही है। अब जरा सुनिए, आरक्षण की कहानी शुरू होती है 1950 से नहीं बल्कि 1000 साल पहले से। अब हो क्या रहा था, 1000 साल पहले भारत के अंदर जाति व्यवस्था की शुरुआत होती है और भारत पूरी तरीके से जातियों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। समय के साथ साथ कुछ जातियों को कुछ अधिकार दिए ही नहीं गए। कुछ जातियों से बोल दिया गया कि भाई साहब, ये तुम्हारा तालाब है, तुम इसी तालाब तक आओगे, आगे वाले तालाब तक नहीं आ सकते। ये तुम्हारा मंदिर है, यहीं तक आओगे, आगे वाले मंदिर तक नहीं आ सकते। ये सार्वजनिक कुआं है, यहाँ से पानी नहीं पी सकते। तुम्हें शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है, अगर तुम्हें फिर भी पढ़ाई करना है तो बाहर खड़े होकर सुन लीजिएगा। इस प्रकार की कहानी शुरू हो गई और धीरे धीरे ऐसे समुदाय को दलित कह दिया गया और आदिवासी समूह कह दिया गया। समय बीता और समय बीतने के साथ साथ पहली बार ऐसे समूह के लिए आवाज उठाई जा रही थी और यह पहली बार, यानी भारत के इतिहास में पहली बार आवाज उठाई गई थी ज्योतिराव फूले की तरफ से। ज्योतिराव फूले 1882 के अंदर पहली बार आवाज उठाते हैं, क्योंकि जब वो नगर के अंदर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो देखते हैं एक छोटा सा बच्चा जिसको पढ़ाई करनी चाहिए वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। और जब ज्योतिराव फूले ने उसको अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम्हें तो बेटा पढ़ाई करनी चाहिए, तुम यहाँ पे मजदूरी क्यों कर रहे हो, तो उसकी तरफ से जवाब दिया जाता है कि हमें पढ़ाई का कोई अधिकार नहीं है, हम तो स्कूल की तरफ देख भी नहीं सकते, हमें दूर से सुनना होता है और इससे अच्छा है कि मैं मजदूरी कर दूं ताकि 2 पैसे आ जाए और उससे मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाए। मुझे कहीं टिकने नहीं देते हैं, इसलिए कहीं बैठ के काम कर रहा हूँ। ये बात सुनकर ज्योतिराव फूले के मन में कई सारे सवाल उठ जाते हैं और ज्योतिराव फूले उस बच्चे को लेते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, कुछ गांव वाले और कुछ अंग्रेज अधिकारियों के पास। वहां जाकर बोलते हैं कि भाई अंग्रेजों, आपके यहाँ पर नौकरी का अधिकार तो समान होना चाहिए ना, तुमने केवल ऊंची जाति के लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया, इन वर्ग ने, इस तबके ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इन्हें भी दे देना चाहिए। और वो इतिहास में पहली बार सकारात्मक के साथ में भेदभाव की शुरुआत होती है। यानी अब तक जो हो रहा था वो तो भेदभाव नहीं था, पर जिस प्रकार से आवाज उठाई गई उस अकॉर्डिंग कुछ लोगों के मन में ये आने लगा कि हम तो ऊंची जाति के हैं और कुछ लोगों के मन में आने लगा कि ये नीची जाति का है या मैं नीची जाति का हूं। इस प्रकार की चीजें आने लगी और यहाँ पूरे इतिहास में पहली बार सकारात्मक तरीके से भेदभाव की शुरुआत हो जाती है। ये उनका असली पिक्चर है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। समय बीता और समय बीतने के साथ साथ एक और नया व्यक्ति आता है जो इसी व्यवस्था के खिलाफ था। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र के एक रियासत के राजा हुआ करते थे और इनका नाम है छत्रपति शाहू महाराज जी। छत्रपति शाहू महाराज जी अपने सरकारी कागजात को जब चेक कर रहे होते हैं तो ये पाते हैं कि एक हिस्से के जो लोग हैं, एक तबके के जो लोग हैं, वही मेरे विभाग में ज्यादा भरे हुए हैं। फिर इन्होंने पूरे के पूरी रियासत को चेक किया तो पाया कि दलित वर्ग के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं,
नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो इनके लिए भी कुछ कर लेना चाहिए। और इन्हें आगे बढ़ाने के लिए मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि तुरंत नौकरी करने के बारे में सोचे, तुरंत पढ़ाई के बारे में सोचे। और इसी वजह से शाहू महाराज की तरफ से 1902 के अंदर अनाउंस किया जाता है कि आज से मैं आदिवासी समुदाय और ये जो दलित वर्ग हैं इनके लिए 50% आरक्षण की घोषणा करता हूं। और वो इतिहास में पहली बार 50% आरक्षण दिया गया और ये कहा गया कि तुम आओ, पढ़ाई करो, नौकरी लगो, तुम्हें मैं यहाँ पर आरक्षण दे रहा हूँ, आगे बढ़ो ताकि तुम किसी प्रकार का काम कर पाओ। और यहाँ इतिहास में इनको नौकरी दी गई, काम दिया गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया। ऐसे नहीं है कि शिक्षा का अधिकार 1950 में आकर मिल रहा है, यहाँ दिया गया था, 50% आरक्षण यहाँ पर मिल गया। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टा पर फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस लिखिएगा, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। अब समय बीता और अंग्रेजों का दौर शुरू होता है बहुत खतरनाक तरीके से। अंग्रेज भारत के अंदर पूरी तरीके से पैर पसार चुके थे और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर अंग्रेजों की अगर हम बात करें तो अंग्रेज पूरे भारत के अंदर फैल गए थे, पर कहीं ना कहीं दबी आवाज में अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी होना शुरू हो गई थी। और वो नारेबाजी की शुरुआत होती है बंगाल प्रांत से। आज का बांग्लादेश उसी हिस्से में आता है। हमारा पश्चिम बंगाल, बिहार, असम वाला इलाका, ये पूरा मिलकर एक बहुत बड़ा बंगाल प्रांत हुआ करता था। और इसी बंगाल प्रांत के अंदर 80% हिंदू निवास करते थे और 20% मुस्लिम निवास करते थे। 1905 के दशक से लेकर 1932 के दशक की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। कुछ समय निकला और हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर अंग्रेजों का खुलेआम विरोध करना शुरू हो जाते हैं। जो डर अंग्रेजों को लग रहा था वो वाकई में होना शुरू हो गया है। अब अंग्रेज सोचने लगे कि भाई साहब क्या किया जाए इन्हें रोकने के लिए। सबसे पहले तो इन्होंने डिसीजन लिया कि बंगाल को ही तोड़ दें। 1905 का आप सभी को याद होगा, बंगाल विभाजन इन्होंने कर डाला। इसके साथ ही अंग्रेजों ने भारत को जातिवाद के अंदर तो बांट रखा था, पर यहाँ पर अलग अलग राष्ट्रवादी चिन्ह देने की घोषणा तक कर चुके थे। और इसी बीच एक नए प्रकार की आवाज आती है मुसलमानों की तरफ से। मुसलमान क्या बोलते हैं जरा सुनिएगा। मुसलमानों की तरफ से कहा गया कि आप जरा हमारी बात पर गौर कीजिए कि ये पूरा का पूरा बंगाल प्रांत जहां पर 80% हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं, अगर कभी वोटिंग होती है और एक हिंदू यहाँ पर खड़ा हो जाएगा तो मेजोरिटी तो हिंदुओं की है, तो हिंदू जीत जाएगा। और जब हिंदू जीतेगा तो मुसलमानों का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। और इसके लिए हमें अलग से आरक्षण चाहिए, हम अलग से चुनाव लड़ पाए। और इसी के लिए ढाका के अंदर मुस्लिम लीग का जैसे ही गठन होता है और अंग्रेज जो चाहते हैं तोड़ने की नीति वो इन्हें यहाँ पर मिल जाती है। और अंग्रेज मुसलमानों के लिए कानून बनाते हैं। मुसलमानों को बोलते हैं कि ठीक है, तुम जिस सीट पर खड़े होंगे, यानी मान लीजिए कि एक किसी सीट पर मुसलमान चुनाव के लिए खड़ा हुआ, तो अंग्रेजों ने नियम बनाया कि उस सीट के ऊपर जो मुसलमान खड़ा हुआ है उसे वोट देने का अधिकार भी केवल मुसलमान को होगा। आप जरा सोचिए। और जैसे ही इस प्रकार का आरक्षण दिया गया, देश के अंदर माहौल बदलता हुआ दिखाई दिया। और इसी माहौल की खबर जा लगती है किसको? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। डॉक्टर BR अम्बेडकर की तरफ से कहा गया कि जब मुसलमान यहाँ 20% थे तो उन्हें इस प्रकार का अधिकार दे दिया गया और हम तो बहुत फैले हुए हैं। यानी आप जरा सोचिए कि अगर एक गांव है जिसमें 100 लोग निवास करते हैं, उनमें से 5 दलित हैं, है ना। अगर 100 घर हैं तो उनमें से 5 घर ही दलित हैं। और अगर ऐसे में एक कोई हिंदू जो सामान्य वर्ग का है, अगर वो चुनाव जीत जाता है तो हमारा तो कोई वजूद नहीं है। जब अंग्रेजों ने मुसलमानों को यह अधिकार दे दिया तो हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, हमें भी ऐसा कोई अधिकार मांगना चाहिए। और वहीं से प्लानिंग बनाते हुए पहली बार डॉक्टर BR अम्बेडकर पहुंच जाते हैं अंग्रेज अधिकारियों के पास में। और ये दौर होता है 1932 का। जब ये अंग्रेज अधिकारियों के पास पहुंचते हैं तो वहां बताते हैं कि हम दलित वर्ग से आते हैं, हमें मंदिरों पर जाने की अनुमति नहीं है, हमें शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है, हमें किसी प्रकार की चीजें राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है, यानी हमें तो केवल जानवर समझा जाता है, हमें ये वर्ग इंसान तक नहीं समझता। ये लाइनें डॉक्टर BR अम्बेडकर की हैं कि ये तो हमें इंसान तक नहीं समझते हैं, हमें किसी तरफ जाने तक नहीं देते हैं, तो हमारे साथ न्याय कीजिए। जैसे ही ये बात अंग्रेज अधिकारियों को पता चलती है तो अंग्रेज अधिकारी इन्हें आमंत्रित करते हैं लंदन आने के लिए। और लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, यानी कि गोलमेज सम्मेलन जो होता है 1932 में, वहां पहुंच जाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर।
और वहां जाने के बाद वो पूरी की पूरी बात जो यहाँ रखी थी वही बात वहां रखते हैं। और जैसे ही वहां इस प्रकार की बात खत्म होती है तो वहां खड़ा हुआ ब्रिटिशर प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड की तरफ से कहा जाता है कि ठीक है, तुम्हारे लिए भी एक अलग कानून बना दिया जाएगा जिसके अंदर केवल दलित वर्ग का व्यक्ति ही चुनाव के अंदर खड़ा होगा और दलित लोग ही उन्हें वोट डालेंगे। सामान्य हिंदुओं के लिए अलग से चुनाव होगा, अलग से वोटिंग होगी। तुम पूरी तरीके से अलग रहोगे, जैसे मुसलमानों के साथ किया जा रहा है वैसे तुम पूरी तरीके से अलग हो जाओगे। ठीक है भाई, डॉक्टर BR अम्बेडकर को लगने लगा था कि यहाँ हमको थोड़ा सा न्याय मिल गया है, थोड़ी सी चीजें अच्छी हो रही हैं, चलो देश के अंदर जाकर इस बारे में बता देते हैं। और जब ये देश के अंदर आकर इस प्रकार की बातें बताते हैं तो कहीं कहीं प्रोटेस्ट होना शुरू होता है, तो कहीं लोग खुशियां मनाते हैं। और ये बात उड़ते उड़ते कहाँ पहुंच जाती है? ये पहुंच जाती है महात्मा गांधी जी के पास में। और उस समय महात्मा गांधी जी कहाँ पहुंच चुके थे? यरवदा जेल के अंदर। पुणे के अंदर एक यरवदा जेल है जो आज भी मौजूद है, ये वहां पर पहुंच जाते हैं। ये बात जब गांधी जी को पता चलती है कि भाई साहब ऐसी ऐसी चीजें हैं, अब दलितों के लिए अलग से चुनाव होगा, उनके सारे उम्मीदवार अलग होंगे, वोट देने वाले सारे दलित होंगे, ये बात बहुत परेशान कर रही थी गांधी जी को। गांधी जी सोच रहे थे कि मेरे जीते जी हिंदू मुस्लिम हो गया है, मेरे जीते जी हिंदू सिख हो गया है, हिंदू ईसाई हो गया है, और मेरे जीते जी हिंदू ही बढ़ जाएगा, तो ऐसे कैसे चलेगा। गांधी जी बहुत ज्यादा नाराज हुए और गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय से मुलाकात करी और उनको कहा कि आप जरा डॉक्टर BR अम्बेडकर से बात कीजिए और उन्हें बोलिए कि वो मुझसे मिलने के लिए यरवदा जेल आ जाए। वो ऐसे कैसे ये सारी चीजें कर सकते हैं, हिंदुओं को कैसे तोड़ सकते हैं, ये बहुत गलत है। जब गांधी जी ने ये पूरा संदेशा मदन मोहन मालवीय जी के साथ में कहाँ भिजवाया? डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मिलने से मना कर दिया कि मैं नहीं मिलूंगा। और ये बात गांधी जी को इतनी चुभ गई कि वो नाराज हो गए और इतने नाराज हुए कि उन्होंने खाना पीना ही त्याग दिया कि मैं अब कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, जब तक डॉक्टर BR अम्बेडकर मुझसे आकर बात नहीं करते हैं तब तक गले से कुछ भी नहीं उतरेगा। अब गांधी जी को अनशन पर बैठे हुए 6 दिन बीत गए थे। इधर डॉक्टर BR अम्बेडकर परेशान हो रहे थे कि मैं तो दलितों को न्याय दिलाने के लिए वहां गया था, मैं किसी को तोड़ने के लिए नहीं गया हूँ। गांधी जी इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? चलो एक काम करता हूँ, गांधी जी से मिलकर ही समझा देता हूँ। पहुंच जाते हैं कहां पर? यरवदा जेल के अंदर। और यहां जाने के बाद जब डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी की कई सारी चीजों को लेकर चर्चा होती है कि गांधी जी बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हिंदुओं को तोड़ने का काम क्यों कर रहे हो, ये बहुत गलत है, और जिस प्रकार की नीति तुम दिखा रहे हो वो हमेशा के लिए हिंदुओं को तोड़कर रख देगी, ये बहुत गलत है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यहाँ पर कुछ बातें कही हैं कि अगर हम हिंदू हैं और हमें माना जा रहा है तो हमें फिर बराबरी का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है? और हमें बराबरी का दर्जा तो छोड़ो, हमें राजनीति में आने तक नहीं दिया जाता है। कल से दलितों को चुनाव में नहीं उतारा जाएगा, चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं होगा, देश के नेतृत्व में हमारा कोई अधिकार नहीं होगा, तो हमें फिर अलग हो जाने में ही फायदा है। गांधी जी ने बोला बस इतनी सी बात है, तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है इतनी सी बात है। गांधी जी के इतना ही बोलने पर गांधी जी ने बोला ठीक है, अब से तुम्हारी विधानसभा सीटें जो कुछ मात्रा में हुआ करती थी उन्हें हम 71 से बढ़ाकर 148 कर देते हैं। पहली बार आरक्षण के आधार पर विधानसभाओं की सीटें 148 कर दी गई थी। और डॉक्टर BR अम्बेडकर वहां क्या लेने के लिए गए थे? बस यही तो बात वो चाहते थे कि हमें क्या कर दिया जाए, ऐसा आरक्षण मिल जाए, ऐसी कोई बात मिल जाए जिसके अंदर हम राजनीति में आ सके, हमारा वर्ग आगे बढ़ सके, नौकरी कर सके, शिक्षा का अधिकार मिल सके। और ये बात जब गांधी जी ने स्वीकार ली तो इसे एक पूरी तरीके से दस्तावेज पर लिखा गया। 24 सितंबर 1932 की वो डेट डालकर पूरी तरीके से मेंशन कर दिया गया। पर गांधी जी ने यहाँ पर एक शर्त रखी थी और इस शर्त को आप जरा सुनिएगा। गांधी जी ने कहा कि मेरे होते हुए हिंदू मुस्लिम हुआ, मेरे होते हुए हिंदू सिख हुआ, मेरे होते हुए हिंदू अलग अलग जातियों में बटा, ठीक है, पर अगर मैं आपको यह आरक्षण दे रहा हूं तो इसी शर्त पर कि आप हिंदुओं को नहीं तोड़ोगे, आप इस बात को स्वीकार करते हो कि आप हिंदू हो और जब तक आप हिंदू हो तब तक ये आपको आरक्षण मिलेगा। यानी आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, अगर आप हिंदू नहीं हैं, आप एक अलग वर्ग बनाते हैं, अलग जाति व्यवस्था करते हैं, तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये बात इनकी तरफ से कही गई थी। और आप BR अम्बेडकर की अगर बुक को पढ़ चुके हैं तो उसके अंदर भी इस बात को मेंशन कर रखा है। और गांधी जी ने यही कहा था कि मैं नहीं चाहता हूं हिंदू टूट जाए, और इसी वजह से आरक्षण देकर हम सभी हिंदुओं को एक कर रहे हैं।
अब यहाँ पर एक नए प्रकार का नारा भी दिया गया था। आज भी ये नारा आपको कई प्रकार के रेलवे स्टेशन पर या फिर बड़े बड़े जो सार्वजनिक भवन हैं उनके ऊपर लिखा हुआ मिल जाता है कि आरक्षण किसी प्रकार की भीख नहीं है, पूना पैक्ट का वादा है। यानी पूना पैक्ट के अंदर एक वादा करके दी गई चीज है, कोई भीख नहीं है। और अब जरा सुनिए, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और गांधी जी की जो वार्ता हुई, जिस हिसाब से 71 सीटें बढ़कर 148 सीटें हो जाती हैं, वही सीटें अब संविधान के अंदर उतरने की तैयारी कर रही थी। जरा सुनिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर संविधान पूरी तरीके से तैयार होता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है, तो इसके साथ ही संविधान में कुछ लाइनें लिखी होती है। जरा सुनिए, संविधान में पहली लाइन लिखी गई कि जो दलित वर्ग हैं, आदिवासी समुदाय है, जो खास करके एसटी और एससी समुदाय से आते हैं, उन्हें शिक्षा का अधिकार मिलेगा। दूसरी बात कहा गया, राजनीति में अवसर मिलेगा, यानी दलित वर्ग चुनाव लड़ेंगे। और तीसरी बात कही गई कि अगर वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, कम नंबर भी लाते हैं, तो उन्हें नौकरी दे दी जाएगी। और इसके साथ ही संविधान के अंदर 4 नए प्रकार के आर्टिकल जुड़ाए गए। पहला आर्टिकल सुनिए, 15 4 आर्टिकल कि आप हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते कि तू नीची जाति से आया है, तू उस जाति से आया है, तू यहाँ बैठ, तू वहां बैठ, इस प्रकार की बात नहीं कर सकते। दूसरी बात लिखी गई थी 16 4 के अंदर, इसमें लिखा गया कि हमें सरकारी नौकरी का प्रावधान है, सरकारी नौकरी के अंदर आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, आरक्षण रहेगा। तीसरी बात कही गई थी अनुच्छेद 17 के अंदर, अस्पृश्यता का अधिकार, यानी आप हमारे साथ छुआछूत नहीं कर सकते कि तू नीची तबके का है, नीचे बैठ, इस प्रकार की चीजें आप नहीं कर सकते। और फिर एक सबसे बड़ी लाइन जो कि आर्टिकल 26 के अंदर जुड़ा दी गई थी, और इसके अंदर तो सरकार को भी बांध दिया गया। सुनो, अनुच्छेद 46 जो है उसके अंदर कहा गया कि सरकार का परम कर्तव्य होगा कि कोई अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति अगर पढ़ाई करता है तो उसे छात्रवृत्ति देनी होगी, उसे सरकारी सुविधाएं देनी होगी, सरकारी योजनाओं का लाभ देना होगा, अगर वो हॉस्टल में रहता होता है तो उसके लिए भी लाभ देना होगा। ये सारी चीजें लिखकर सरकार को भी यहाँ पर बांध दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल जो कि अब तक आपके मन में चल रहा था कि इसके बारे में बताइए कि आरक्षण केवल 10 साल के लिए लिखा था या फिर नहीं लिखा था। सुनिएगा जरा, आरक्षण केवल 10 साल के लिए लिखा गया था, किंतु सुनिए, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होता है तो उसके साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर किसी प्रकार से आप विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, यानी विधानसभा के अंदर आते हैं चयनित होकर या फिर लोकसभा के अंदर निर्वाचित होकर आते हैं, तो लोकसभा और विधानसभा की सीटों के अकॉर्डिंग आपको जो आरक्षण दिया जा रहा है वो आरक्षण केवल 10 साल के लिए होगा। यानी अगर आप उम्मीदवार बन रहे हैं तो आपका आरक्षण 1950 से 1960 तक होगा। इसी के अकॉर्डिंग आप राजनीति में आ पाएंगे, प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। सवाल अब माइंड में ये आ रहा होगा कि जब 1960 तक दिया गया तो इसको खत्म क्यों नहीं कर दिया गया, अब तक कैसे आ रहे हैं? जरा सुनिए, संशोधन करके इसे हर साल 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। 1960 में संशोधन हुआ, बढ़ा दिया, 1970 में बढ़ा दिया गया, और ऐसे करते हुए अभी ये संविधान संशोधन करके 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी ये जो 10 साल की बैसाखी की बात होती है ये केवल विधानसभा और लोकसभा के लिए है। अब सवाल मन में यह आ रहा होगा कि क्या शिक्षा और नौकरी के लिए ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है? तो शिक्षा और नौकरी के लिए किसी प्रकार की समय सीमा तय नहीं की गई है कि आरक्षण इतने समय में खत्म हो जाएगा। और एक बात ये भी निकल के आती है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया गया था, आप हकीकत मानते हैं या क्या मानते हैं मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे अभी इस पे पॉइंट चेक करना बाकी है। उनकी तरफ से कहा गया कि जब आदिवासी समुदाय का या दलित समुदाय का कोई व्यक्ति देश के सबसे बड़े प्रधान पद तक पहुंच जाए, उस दिन आप आरक्षण खत्म करने की बात कर सकते हैं। और आज देश के राष्ट्रपति जी कौन हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इस प्रकार की बातें भी कई बार सोशल मीडिया पर निकल के आ जाती हैं कि उन्होंने खत्म करने के लिए कहा था। और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा था मुझे मौका मिला तो संविधान को सबसे पहले मैं ही जला दूंगा। इस प्रकार की बातें भी निकल के आती हैं। हालांकि सरकारी नौकरी या फिर शिक्षा के लिए अभी तक आरक्षण खत्म करने की ऐसी कोई बात संविधान के अंदर मेंशन नहीं है। आगे सुनिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ओबीसी आरक्षण के बारे में और फिर हम जानेंगे सामान्य वर्ग के आरक्षण के बारे में। पंडित नेहरू को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जी थे। 1951 के अंदर ये संविधान के अंदर एक संशोधन लेकर आते हैं। संशोधन इसलिए लाया जाता है क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ जो वर्ग है
उन्हें किसी प्रकार से आगे लाया जाए, शिक्षा के लिए और नौकरी के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और इसके लिए कहा गया कि हम ओबीसी वर्ग, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उन्हें थोड़ा सा आरक्षण देकर आगे बढ़ाया जा सकता है, आगे लाया जा सकता है। और उसके लिए एक आयोग का चुनाव होता है, काका कालेलकर आयोग, जो कि 1953 के अंदर एक प्रकार से देश के सामने पहली बार ये बोलता है कि ओबीसी को भी थोड़ा सा आरक्षण दे देना चाहिए। इस प्रकार की बात होती है। समय बीतता है, आरक्षण लागू नहीं हो पाता है, केवल चर्चाओं में रह जाता है। 1979 के अंदर जब जनता दल की सरकार की तरफ से स्टेटमेंट दिया जाता है, बीपी मंडल के आयोग में कहा जाता है और देश में पहली बार खुलेआम ये बोल दिया जाता है कि ओबीसी को थोड़ा सा नहीं बल्कि 27% आरक्षण देने की जरूरत है। और जैसे इस प्रकार की बात सामने निकल के आती है तो देश के अंदर बहुत बुरी तरीके से हंगामा होना शुरू हो जाता है। और यह हंगामा बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है 1990 के दशक में वीपी सिंह के दौरान, जब ये देश के प्रधानमंत्री होते हैं। उस समय कुछ लोगों की तरफ से हाथ में पोस्टर दिखाए हुए ये कहा गया था कि ओबीसी को आरक्षण नहीं देने देंगे, हमारा हक हम नहीं छीनने देंगे। और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कैरोसिन अपने ऊपर डालकर आग लगाने की धमकी दे रहे थे सरकार को कि अगर ओबीसी को आरक्षण दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और समय बीता और उसी दौरान ये आरक्षण लागू कर दिया जाता है, पर कुछ अलग शर्तों के अकॉर्डिंग। पहली शर्त ये रखी जाती है कि ओबीसी को आरक्षण जरूर दे रहे हैं, पर पूरी ओबीसी जातियों को नहीं, यानी केवल और केवल ओबीसी में आने वाले उस वर्ग को आरक्षण मिलेगा जो वाकई में आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है। जैसे कि उसके घर में किसी की नौकरी नहीं होनी चाहिए, उसकी जमीन तकरीबन 2 से 5 बीघा और इससे आगे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर होनी चाहिए, बीपीएल का कूपन उसके पास में होना चाहिए। उस समय की बात मैं बता रही हूँ। तो ऐसी शर्तें रखी गई और ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर बनाया गया और आरक्षण दिया गया। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार के आरक्षण का ओबीसी को कुछ फायदा होता हुआ दिखाई दिया होगा। और यह शर्त रखी गई कि कोई भी आरक्षण हो, सारे के सारे समूहों का आरक्षण मिलाने के बाद 50% आरक्षण होना चाहिए, इससे अबाउ नहीं होना चाहिए। अब आज की स्थिति की बात करते हैं कि आज देश के अंदर अलग अलग तबके को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम सबसे बड़े आरक्षण की, और यह आरक्षण है एससी वर्ग को। एससी वर्ग यानी अनुसूचित जाति के लिए 15% आरक्षण दिया गया है, जो कि शिक्षा और नौकरी के अंदर है। उसके बाद आरक्षण आता है किसका? एसटी का, जो कि 7.5% आरक्षण है। तीसरा आरक्षण आता है ओबीसी का। ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर, जिसको मैंने आपको बताया है, बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ और बहुत ज्यादा कमजोर वर्ग, जिन्हें 27% आरक्षण मिलता है। और फिर बात आती है ईडब्ल्यूएस की, जो कि 103वां संविधान संशोधन कर 10% आरक्षण दिया गया था सामान्य वर्ग को, जैसे राजपूत हो गए हैं, ब्राह्मण हो गए हैं, जैन हो गए हैं। तो ये जो जाति होती है उनको आरक्षण दिया गया था, पर इसके अंदर भी वो वर्ग ही यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो बहुत कमजोर है। यानी सालाना इनकी आय 80,000 से कम होनी चाहिए, 40,000 के आसपास होनी चाहिए या इससे भी कम होनी चाहिए। जमीन उनके पास 1-2 बीघा ही होनी चाहिए। सरकारी नौकरी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, और रहने का घर भी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं होना चाहिए, घर के अंदर ज़्यादा अच्छे वाहन भी नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर पूरी तरीके से बिल्कुल गरीब होगा उसे ही ये 10% आरक्षण दिया जाएगा। और ऐसे करके ये आरक्षण 50% नहीं होना चाहिए। पर अभी राहुल गांधी जी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था कि हम आरक्षण को बढ़ाकर 50% से ज़्यादा करेंगे। अब हम आज की बात कर लेते हैं कि आज देश के अंदर जो आंदोलन हो रहा है उसकी मुख्य बातें क्या है और उद्देश्य क्या है। आरक्षण हटाओ, देश बचाओ, एक ही नारा, एक ही मांग, आरक्षण हटाओ, देश बचाओ। इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया जा रहा है और आने वाले 15 अगस्त को आपको जंतर मंतर पर इसकी बहुत बड़ी भीड़ दिखने वाली है। ऐसा स्टेटमेंट दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर लगातार। अब जरा सुनिए, इनकी तरफ से कुछ उद्देश्य रखा गया है। पहला, इनकी तरफ से कहा गया है कि देश के अंदर एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया लागू होने वाली है, यानी 1 नेशन 1 इलेक्शन लाने की तैयारी है। पर उससे पहले देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम को सुधारना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सीजेपी प्रोटेस्ट में नीट के पेपर को लेकर बात की गई थी कि नीट के पेपर में कई सारे बच्चों ने अभी सुसाइड कर लिया। पर यह बात नहीं की गई कि देश भर में जो अलग अलग प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जैसे कोई पुलिस, पटवारी, यूपीएससी, नीट, जेई, किसी भी एग्जाम की तैयारी करता हो, और वो बच्चा अगर 70, 80, 90, 95 नंबर भी ला रहा है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। और कोई अगर बच्चा 45 नंबर, 80, 45 नंबर, 50 नंबर, 55 नंबर लाता है और आरक्षण की वजह से उसका सिलेक्शन हो जाता है,
जो स्टूडेंट कई वर्ष से तैयारी करके 70, 80, 90 नंबर लेकर आया फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो सुसाइड कर लेता है, उसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? इसे लेकर चर्चा की जा रही है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, अपनी एबिलिटी के अंदर आपको नौकरी लगना चाहिए। दूसरी बात, ये जो आरक्षण के लगे हुए डॉक्टर हैं उनका इलाज तो आप देख सकते हैं, ये इनके उद्देश्य, इनकी कही हुई बातें हैं, मैं बता रही हूं आपको। इसके अलावा कहा गया कि सरकारी नौकरी, सरकारी शिक्षा पर जब हम देश के समान नागरिक हैं तो हमें समान तरीके से अधिकार भी यहाँ पर मिल जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हिंदुओं को जातियों के आधार पर बांट रखा है कुछ राजनेताओं ने अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के चक्कर में, तो ये जातिवाद भी पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए, छुआछूत भी पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर देश की एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का समय आ चुका है, आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। और अगर आरक्षण दिया भी जाए तो केवल उन वर्गों को दिया जाए, ऐसे नहीं कि केवल एसटी एसी को मिले, बल्कि जनरल, ओबीसी, एसटी एसी, ईडब्ल्यूएस सबको इस प्रकार से आरक्षण दिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति जनरल से आता है, वो बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसे यहाँ पर आरक्षण दिया जाए, उसका फायदा हो और उसके लिए भी एक लिमिट हो कि आपकी आने वाली 1, 2, 4, 5 पीढ़ी ही उसका फायदा उठा पाएगी। उसके बाद अगर वो एसटी एसी से आता है तो भी इसी प्रकार की बात हो, अगर वो ओबीसी से आता है, यानी केवल उस वर्ग को आरक्षण की जरूरत होनी चाहिए जो वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर है, बल्कि सबको अब नहीं, क्योंकि ऐसे कई सारे वर्ग हैं जो आरक्षण का फायदा उठाकर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, शायद अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार की बातें देश के अंदर उठना शुरू हो गई है। अब आप क्या सोचते हैं, क्या देश के अंदर आरक्षण रहना चाहिए या फिर आरक्षण पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए? आपके मन में आरक्षण को लेकर क्या क्या विचार चल रहे हैं, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।